इस सब की शुरुआत तब हुई जब ग्रेजुएशन के कुछ दिनों बाद सीमा दीदी को बैंगलोर में जॉब इंटरव्यू के लिए अचानक जाना था। रात का समय था तो मम्मी पापा ने उनको अकेले जाने के लिए मना किया और साथ में मुझे ले जाने के लिए कहा। लगभग रात के 10 बजे हमारी स्लीपर बस निकल पड़ी। हम दोनों एक दूसरे के पास बैठे थे। वो खिड़की की तरफ बैठ गई थी और मैं उनके बगल में बैठा था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी दीदी के बारे में बताता हूँ। उनका नाम सीमा है और वो मुझसे 4 साल बड़ी है और वो देखने में बहुत खूबसूरत है। जो भी उन्हें देखता बस उन्हें पाने की चाहत रखता, लेकिन उसकी चाहत बस चाहत ही रह जाती। सब उनके पीछे पागल हो जाते थे। ऐसा भी नहीं था कि मैं पहली बार उनको अलग नजरों से देख रहा था। ये तो काफी पहले से शुरू था। जब भी वो घर में खुले बालों में गीले तौलिए के साथ अपने कमरे से निकलती या कभी नीचे झुककर कोई चीज उठाती, मेरी नजरें खुद ब खुद उनकी तरफ खिंच जाती। कई बार मैं दरवाजे के पीछे से उन्हें चुपचाप देखता जब वो अपने बाल सुखाते हुए शीशे के सामने खड़ी होती या कपड़े बदल रही होती और खिड़की से हल्का सा पर्दा हटा होता। ये बात उनको भी पता थी कि मैं उनको अलग नजरों से देख रहा हूँ। कई बार वो जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनती कि मैं बेचैन हो जाता और खुद को बहुत ही मुश्किल से संभालता, और जब मेरी नजरें उन पर ठहरती तो वो हल्की सी मुस्कान देती, मानो मुझे और उकसा रही हूँ। कभी कभी जब वो मुझसे बहुत पास से बात करती तो उनकी आंखों में एक अजीब सा इशारा दिखता। ये सब धीरे धीरे और भी स्पष्ट होता चला गया। कभी वो गलती से इतना झुकती कि मुझे सब कुछ साफ साफ दिख जाता, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। कई बार वो छोटे शॉर्ट्स पहनकर इस तरह बैठती कि उनके बीच की झलक भी मुझे मिल जाती। ये सब इतना बार बार होने लगा कि अब ये हादसा नहीं, जानबूझकर किया गया खेल लगने लगा था। बस चल रही थी और वो कुछ घबराई सी लग रही थी, इसलिए मैंने उनका हाथ हौले से पकड़ा और पूछ लिया, क्या हुआ दीदी? उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा टेंशन हो रहा है इंटरव्यू की वजह से। और उसके बाद हम दोनों बातें करने लगे, कैसे उनको उस जॉब की बेहद जरूरत है और वो घर का ख्याल रखना चाहती हैं। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है और क्या तुमने अभी तक वो सब किया है कि नहीं? मैं थोड़ा झेम गया लेकिन सच बोल दिया, नहीं दीदी, अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। थोड़ी देर चुप रहकर वो बोली, मैं भी। कॉलेज में किसी लड़के से बात तो होती थी लेकिन कभी किसी को पास आने नहीं दिया, ना भरोसा हुआ ना मन। थोड़ी देर में बस एक ढाबे के पास रुकी। उन्होंने मेरी ओर थोड़ा झिझकते हुए देखा और धीरे से बोली, मुझे वॉशरूम जाना है पर थोड़ा डर लग रहा है अकेले। मैंने झट से कहा, मैं साथ चलता हूँ दीदी। हम दोनों नीचे उतर गए। अंधेरा था लेकिन ढाबे की रोशनी और कुछ स्ट्रीट लाइट्स थी। वो इधर उधर देखने लगी कि कहाँ जा सकती थी, लेकिन कोई साफ जगह नहीं दिख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। मैंने पूछा, आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ कोई ढंग का कोना मिल जाए तो। कुछ देर बाद मुझे एक कोना मिला जो थोड़ा अंधेरा था और थोड़ी झाड़ियाँ भी थी। मैंने उन्हें इशारे से बुलाया और कहा, यहाँ आ जाइए दीदी, कोई नहीं देखेगा। वो झिझकती हुई वहाँ आई लेकिन अब भी थोड़ी डरी हुई थी। धीरे से उन्होंने मेरी ओर देखा और बोली, तो यहीं पास में खड़ा रहना, ठीक है? बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और एकदम पास खड़ा हो गया ताकि वो सुरक्षित महसूस करे। वो नीचे बैठ गई लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सब साफ साफ दिख गया। ये सब देखकर मेरी सांसें थम गई। मैंने सोचा, अगर दीदी को पता चला कि मैंने देखा है तो दीदी मुझे कभी माफ नहीं करेगी या गुस्सा हो जाएगी। मैं सांस रोककर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद दीदी उठी तो मैंने झट से नजरें फेर ली, जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। फिर हम दोनों धीरे धीरे वापस बस की ओर चल पड़े। वापस आकर अपनी सीट पर बैठने की कुछ देर बाद बस फिर से चल पड़ी। थोड़ी देर बाद बस के सारे लाइट्स बंद हो गए। दीदी अब थकी सी लग रही थी और थोड़ा सोना चाहती थी। मैंने खिड़की के पर्दे हल्के से खींच दिए ताकि बाहर से कोई ना देख सके और उन्होंने आराम से अपना सिर सीट के कोने पर टिकाया और आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ मोड़ लिया और वो मेरे कंधे पर टिक गया। मेरी नजरें तो बस उन्हें ही ऊपर साइड देखी जा रही थी और अब मेरी हाथों ने हरकतें करना शुरू कर दिया। टॉप के ऊपर का बटन खोल दिया, लेकिन उसी समय बस अचानक गड्ढे में उछल गई। एक झटका सा लगा और दीदी की नींद खुल गई। मैंने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मैं गहरी नींद में हूँ। उन्होंने मेरी ओर देखा, शायद कुछ महसूस किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। बस धीरे से मेरा हाथ अपने सीने से हटाया, अपने टॉप के बटन को फिर से बंद किया और एक गहरी सांस लेकर दोबारा मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। सुबह करीब 6 बजे बस बैंगलोर पहुंच गई। बाहर हल्की धुंध और ठंडी हवा थी। हम दोनों ने एक टैक्सी ली और पहले से बुक किए गए एक छोटे से लॉज की तरफ निकल पड़े, जो ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं था। लॉज में पहुंचते ही हमने रिसेप्शन से चेक इन किया और अपना एक कमरा लिया। कमरा साधारण था लेकिन साफ सुथरा और प्राइवेट। दोनों ने अपने बैग रखे और फिर दीदी ने कहा, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, पूरा सफर थका देने वाला था। मैंने सिर हिलाया और वो वॉशरूम की तरफ चली गई। मैं वहीं बिस्तर के किनारे बैठा हुआ था। खिड़की से बाहर झांकते हुए बारिश की हल्की फुहारें देख रहा था। सड़क पर टिमटिमाती लाइटें और हवा में नमी का एहसास पूरे कमरे को एक अजीब सी शांति और सुकून से भर रहा था। थोड़ी देर में बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज आने लगी। शावर की वो हल्की हल्की धुन जैसे किसी पुराने गीत की याद दिला रही थी। भीतर से गुनगुनाने की मधुर ध्वनि भी आ रही थी। उनकी आवाज बहुत सुरीली थी और उस छोटे से लॉज के कमरे में वो धुन एक अलग ही माहौल बना रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए ध्यान भटकाने के लिए टीवी ऑन कर लिया। चैनल बदलते बदलते मन कहीं और ही अटका हुआ था। हर पल दिल में यही ख्याल आ रहा था कि बाहर आकर वो कैसी लगेंगी। करीब 20 मिनट बाद दरवाजा खुला और वो बाहर
बाहर आईं। उनके भीगे हुए बाल कंधों पर बिखरे थे। चेहरे पर चमकती हुई पानी की बूंदें उन्हें और भी ताजगी से भर रही थी। उन्होंने जल्दी से अलमारी खोली, कपड़े निकाले और बिना कुछ कहे दोबारा वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो फिर बाहर आई तो काले रंग की हाफ स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने हुई थी। वो सामने आकर कुर्सी पर बैठ गई और मेकअप करने लगी। चेहरे पर आत्मविश्वास छलक रहा था। शायद उन्हें आने वाले इंटरव्यू की पूरी तैयारी थी। मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा। ये सिर्फ देखने का भाव नहीं था, बल्कि उनके आत्मबल और संघर्ष को महसूस करने का एक तरीका था। थोड़ी देर में वो इंटरव्यू के लिए निकल गई और मैं कमरे में अकेला रह गया। सोचा था थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन मन बेचैन था। बाहर की बारिश अब तेज हो चुकी थी। खिड़की के शीशे पर गिरती बूंदों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। 2 घंटे यूं ही गुजर गए। मैंने नहाने का फैसला किया था कि दिमाग थोड़ा हल्का हो जाए। जब नहाकर बाहर आया तो मन ताजा लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो वापस आ चुकी थी। उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। माथे पर हल्का पसीना और आंखों में नमी थी। शायद दिन भर की भागदौड़ और तनाव ने उन्हें थका दिया था। वो बिना कुछ बोले बैग को जमीन पर रखकर सीधे बिस्तर पर बैठ गई और गहरी सांस ली। मैंने धीरे से पानी का गिलास भरकर उनकी ओर बढ़ाया। उन्होंने गिलास लिया और हल्की मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। उस एक नजर में बहुत कुछ था, थकान, उम्मीद, भरोसा और अपनापन। उन्होंने धीरे से कहा, आज दिन बहुत मुश्किल था। इंटरव्यू अच्छा हुआ, लेकिन सफर और इंतजार ने सारी ताकत खींच ली। मैं चुपचाप सुनता रहा। कुछ देर बाद उन्होंने गर्दन पकड़ते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है कोई मसाज। तनाव की वजह से मैंने झिझकते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मैं मसाज कर दूं। वो मुस्कुराई और सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई और बालों को साइड में कर लिया। मैंने धीरे धीरे उनके कंधों पर हाथ रखकर मालिश शुरू की। पहले तो मुझे डर था कि कहीं ठीक से कर ना पाऊं, लेकिन उनका विश्वास मुझे ताकत दे रहा था। कुछ ही देर में उन्होंने आंखें बंद कर ली। शायद उन्हें आराम मिल रहा था। उस पल मुझे महसूस हुआ कि रिश्तों का असली अर्थ सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि ऐसे छोटे छोटे पलों में छिपा होता है जहाँ हम एक दूसरे की थकान बांटते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, धन्यवाद, अब सच में हल्का लग रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, आप हमेशा इतनी मजबूत रहती हैं। आज पहली बार आपको थका हुआ देख रहा हूँ। उन्होंने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मजबूत तो बनना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं हैं। कभी कभी किसी अपने का सहारा भी बहुत जरूरी होता है। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया। उस पल मैंने महसूस किया कि इंसान कितना भी आत्मनिर्भर क्यों न हो, लेकिन रिश्तों की गर्माहट उसकी असली ताकत होती है। वो बिस्तर पर लेट गईं और थोड़ी देर चुप रहीं। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जानते हो, मैं कई बार सोचती हूँ कि जिंदगी इतनी भागदौड़ में कब निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। शायद हमें उन छोटे पलों को भी जीना चाहिए जो हमें सुकून देते हैं। मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा, सही कहती हो। हमें अक्सर लगता है कि खुशी बड़ी उपलब्धियों में है, लेकिन असली सुकून तो इन छोटे छोटे लम्हों में छिपा होता है। उन्होंने आंखें बंद की और हल्की मुस्कान दी। उस मुस्कान में अपनापन और तसल्ली थी। मैं वहीं उनके पास बैठा रहा। ना कोई शब्द थे, ना कोई शोर, सिर्फ खामोशी और उसमें छुपी गहरी समझ। कुछ देर बाद उन्होंने तकिए पर सिर रखते हुए कहा, आज तुम्हारे साथ रहकर लगा कि अपने होना कितना मायने रखता है। चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब पास कोई अपनों जैसा इंसान हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने धीरे से कहा, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आपके लिए वो इंसान मैं बनूं। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और आंखें बंद कर ली। शायद वो थककर सो गई थी। मैं भी चुपचाप उनके पास बैठा खिड़की के बाहर बारिश की बूंदों को देखता रहा। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि रिश्तों की असली गहराई शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं और देखभाल से बनती है। समय धीरे धीरे गुजरता गया। बाहर बारिश थम चुकी थी। कमरे में शांति थी। वो सो चुकी थी और मैं सोच रहा था कि इंसान का सबसे बड़ा सुख यही है कि उसके पास कोई ऐसा हो जिसके साथ वो अपने सबसे थके हुए पल भी बांट सके। अगली सुबह जब वो उठी तो चेहरे पर फिर से वही आत्मविश्वास छलक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है कल रात सच में आराम मिल गया। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, कभी कभी थकान सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होती है, और जब मन हल्का हो जाए तो सब कुछ आसान लगने लगता है। उन्होंने सिर हिलाया और चाय बनाने लगी। कमरे में चाय की महक फैल गई। उस महक में अपनापन, सुकून और उम्मीद थी। मैंने सोचा, ये कहानी शायद छोटी है, लेकिन इसका सबक बहुत बड़ा है। जिंदगी में रिश्ते और भावनाएं सबसे बड़ी ताकत होती हैं। जब हम एक दूसरे के लिए सहारा बनते हैं, तभी असली अर्थ में इंसानियत पूरी होती है। और उस दिन मैंने ठान लिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा।